नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्वराज कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पीएटी की पीवाई की सीरीज चल रही है, इसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन की चैप्टर कर रहे थे। दो चैप्टर हो चुके हैं अभी तक, सॉइल साइंस और इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, आज हम अगला चैप्टर लेके आए जिसका नाम है सर्वे, या जिसका हम बोलते हैं सर्वेक्षण। ठीक है, अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन आते हैं, बन भी जाते हैं, कभी नहीं बनने का कारण क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि थोड़े बाहर से आ जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन आपसे बनेंगे, आप चिंता ना करें। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो जैसा कि जो पहला क्वेश्चन आया है वही थोड़ा सा आउट है ना। ये जो क्वेश्चन है, हम इसको बोल सकते हैं रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। लेकिन हम क्वेश्चन करते हैं, द मॉडर्न सॉइल सर्वेइंग टेक्निक इंक्लूड द यूज ऑफ। आधुनिक मृदा सर्वेक्षण तकनीक में प्रयोग में लाई जाती है। तो देखो, आधुनिक मृदा सर्वेक्षण की बात करें या हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर या प्रिसीजन फार्मिंग की बात करें, तो आजकल की एग्रीकल्चर की जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी हम रिमोट सेंसिंग का यूज करते हैं। ठीक है, और रिमोट सेंसिंग के कई सारे कंपोनेंट होते हैं। रिमोट सेंसिंग को अगर मैं समझाऊं आपको, तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जिसमें क्या होता है बेटा, एक सैटेलाइट होता है ना। सैटेलाइट में क्या लगे होते हैं, सेंसर लगे होते हैं। ठीक है, क्या होता है, सन की जब लाइट आती है तो किसी भी सरफेस की बात करें, क्रॉप की बात करें, सॉइल की बात करें, जब टकरा के वापस जाती है तो इस रे को कौन कैप्चर कर लेता है, ये सैटेलाइट, और इसके अंदर के जो सेंसर लगे होते हैं ये वापस भेजते हैं। ठीक है, कहाँ, प्रोसेसिंग स्टेशन में। फिर ये कंप्यूटर द्वारा एनालाइज किया जाता है और फिर हमको क्या मिलता है बेटा, एक डाटा मिलता है। क्या अपने को कुछ समझ में आ रहा है? तो ये पूरी रिमोट सेंसिंग की टेक्निक है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। इवन हम वहाँ पर पानी कितना है, मॉइस्चर कंटेंट की जानकारी, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ की टोपोग्राफी मतलब कि भू की आकृति कैसी है, इन सारी चीज़ों की जो जानकारी है पता लगा सकते हैं दूर से ही, है ना। रिमोट सेंसिंग का बेसिक सा मतलब होता है कि आप बिना छुए, रिमोट का मतलब क्या होता है, रिमोट मतलब दूर से। हम टीवी के रिमोट की बात करें तो क्या होता है, रिमोट से हम दूर से ही सब कार्यक्रम जमा लेते हैं। ठीक है, तो वही है। इस रिमोट में किसका यूज होता है, सेंसर का, इसलिए इसका नाम है रिमोट सेंसिंग। ठीक है, अब इसमें किनका किनका वो यूज होता है, बहुत सारी चीजों का यूज होता है, उसमें से कुछ का नाम वहां पर लिख दिया है। ठीक है, कहाँ है क्वेश्चन। तो देखो, इरिश, बताइए, ये इरिश नहीं, ये ERTS है ना। GIS हो गया, लैंडसेट हो गया। पहले इन दो ऑप्शन की बात करते हैं। ERTS क्या होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बेटा अर्थ रिसोर्सेस टेक्नोलॉजी सैटेलाइट, है ना। तो जैसे नाम में ही आ गया क्या बेटा, सैटेलाइट, तो ये एक सैटेलाइट है जो छोड़ा गया है। ठीक है, और इसी का नाम लैंडसेट भी रखा है ना, तो इसी का नाम क्या है, लैंडसेट। लैंडसेट का मतलब क्या होता है, लैंड सैटेलाइट, है ना। तो लैंडसेट बोलो या ERTS बोलो, एक ही बात है, कोई उसमें ज्यादा अंतर है नहीं। GIS, इसका फुल फॉर्म जरूर से अपने से पूछा जा सकता है ना, GIS का फुल फॉर्म अपने को याद रखना है। एक होता है बेटा GIS और एक होता है GPS। दो चीजें होती है क्या, GIS और GPS, है ना। GIS का फुल फॉर्म देखते हैं, ग्लोब जियोग्राफिक जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना। ये हो गया कौन, GIS। एक होता है GPS, इसका मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो इनके फुल फॉर्म जरूर से लिख ले, क्या, GIS का मतलब क्या होता है, GPS का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ERTS लैंडसेट, क्वेश्चन काम का उतना नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, लेकिन काम की जो चीज है वो मैंने वहां पर नीचे आपको लिख दी है। GIS और GPS के बारे में पता होना चाहिए। GPS आप देखते होंगे जो लगी है क्या फोटो, नहीं है, ठीक है। GPS आपने देखा मोबाइल में, हम जब किसी का किसी के यहाँ देख जाते हैं, हमारा जो टारगेट लोकेशन होता है तो हम किससे जाते हैं, गूगल मैप से, तो वो क्या बता, GPS होता है, GPS सिग्नल जैसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है रिमोट सेंसिंग। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने बता दिए, तो इसका आएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ इंजीनियरिंग चेन इज, साधारण सा क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग चेन की लंबाई होती है, ये पूछा है। तो हम जानते हैं, हमने कितने टाइप की चेन पढ़ी बेटा,
हमने पढ़ी है 4 टाइप की चेन, है ना, एक एक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले होती इंजीनियरिंग चेन। चेन का मतलब होता है बेटा जरीब, है ना, चेन का मतलब क्या होता है, जरीब। तो जबरन में टेंशन नहीं लेना कि बोले चेन क्या है। इंजीनियरिंग चेन हो गई। एक होता है बेटा रेवेन्यू, एक होता है गंटर, और एक होता है मैट्रिक, और इसे ही आप मीटर जरीब भी बोलते हैं, है ना। ये 4 टाइप की चेन हमने पढ़ी थी, इन चारों की लेंथ की बात कर लेते हैं, है ना। इंजीनियरिंग चेन की लेंथ कितनी होती है, हम जानते हैं 100 फीट होती है ना। रेवेन्यू की बात करें तो ये कितने फीट बेटा, 33 फीट, है ना। गंटर की बात करें तो आपको याद कराया है कितने, 66 फीट। और मेट्रिक चेन की बात करें तो देखो मेट्रिक या मीटर, अभी सब मामला किस में चल रहा है बेटा, फीट में चल रहा है, लेकिन ये मेट्रिक चेन है तो यहाँ पर जो मामला आएगा वो मीटर में आएगा, तो 20 या 30 मीटर। हेलो, समझ में आया अपने को। तो ये चारों चेन की अपन ने लंबाई लिख ली है। अपने को जो मेनली कंफ्यूजन होता है वो होता है, मैं बता देता हूँ किस में होता है, वो होता है हमको गंटर चेन में और रेवेन्यू चेन में, क्योंकि एक में 33 है और एक में 66 है। तो याद रखना, देखो इस गंटर को कैसा लिखते हैं हम हिंदी में, पेन चेंज करते हैं थोड़ा सा, ये लो, गंटर को हम ऐसे लिखते हैं, अरे गंटर यही तो लिखते हैं गंटर हिंदी में। तो बस यही याद रखना, इस आधे हिस्से को 2 बार से पलट के मार दोगे तो कितना हो जाएगा, 66। तो अपने को थोड़ा सा याद रह जाएगा, ताकि जब भविष्य में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से गलत नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या पूछा था, इंजीनियरिंग चेन की बात करी थी, तो 100 फीट, ठीक हो गया। चलो, ये साधारण सा क्वेश्चन था, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। हाँ, डंपी लेवल इज यूज्ड फॉर, जैसे नाम में ही है क्या, लेवल, डंपी लेवल। एक आपने को देखा लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसी के जो खड़ा रहेगा, तो है ना, वो लेवल अलग है। तो डंपी लेवल क्या करता है बेटा, लेवलिंग करने का काम करता है, मतलब ढलान जो होता है सर, है ना, तो बना ही देता है जब पूरा डायग्राम बना रहे हैं तो, है ना, इस तरीके से, है ना। ये कैमरा होता है, यहाँ से देखा जाता है। तो सबसे पहले ये क्या करता है बेटा, डंपी लेवल एक इमेजनरी लाइन डालता है, काल्पनिक रेखा, और इस काल्पनिक रेखा से हम सारे के सारे ढलान मापते हैं कि भाई यहाँ पर ढलान क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या, ये मोटा मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो आइटम है इसका नाम क्या है बेटा, डंपी लेवल, क्या है, डंपी लेवल। और ये जो लाइन है, ये जो काल्पनिक रेखा है, भैया लाइन दिखाई नहीं देगी आपको और हमको, ये लाइन दिखाई देने वाली नहीं है, यह एक काल्पनिक रेखा होती है, जिसको आधार मानकर जो डंपी लेवल है वो अपने सारे के सारे लेवल ज्ञात करता है या मापता है। तो इस लाइन का नाम जो होता है वो होता है बेटा डेटम। क्या होता है, डेटम। क्या अपने को समझ में आई बात, अंग्रेजों, है ना। चलो, तो लेवलिंग के काम में आता है, साधारण सा क्वेश्चन था, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हम आगे। ये देखो डायग्राम भी लगाया हुआ है, आपने ऐसा देखा होगा, है ना। इधर से कैमरे में से उधर से ये देखते हैं भैया लेवल क्या है ना। ये व्यक्ति खड़ा हो जाता है लेके, क्या लेके खड़ा हो जाता है, अरे ये दिख नहीं रहा है तुमको, है ना। चलो, ऑप्टिकल स्क्वायर इज यूज्ड टू, ऑप्टिकल स्क्वायर देखो हिंदी मीडियम वालों, गेम बच गया तुम्हारा। यहाँ क्या लिख रहा है, ऑप्टिकल स्क्वायर, उसकी हिंदी देखो, ऑप्टिकल स्क्वायर। अब जिसको यही नहीं मालूम कि स्क्वायर किसको बोलते हैं, मजे आ जाएंगे उसके साथ तो, है ना। इसीलिए बोला जाता है हिंदी के साथ साथ थोड़ा टर्म, केवल टर्म टर्म तो इंग्लिश याद कर लिया करो, ठीक है। चलो, तो हम जानते हैं जो भी जितने भी प्रकार के स्क्वायर है वो सब कोण डालने मतलब एंगल बनाने के काम में आते हैं, विभिन्न प्रकार के कोण आते हैं, जिन्हें हम क्रॉस स्टाफ भी बोल देते हैं ना, गुनिया यंत्र बोलते हैं ना। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, हम बारी बारी से बात करते हैं, है ना, 4 से 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ओपन क्रॉस स्टाफ। कौन सा बेटा ये, ओपन क्रॉस स्टाफ, जिसका हम बोलते हैं सपाट गुनिया यंत्र, है ना। कौन सा गुनिया यंत्र बेटा, सपाट। अब देखो
क्वेश्चन आता है कि जो ओपन क्रॉस स्टॉफ है ये कितने डिग्री का एंगल डालता है, तो ये डालता है बेटा देखो 90 डिग्री का। हेलो, इसकी दोनों की दोनों सभी भुजाएं देख लो, सारी की सारी 90 डिग्री पे है। समझ में आ रहा अपने कुछ, तुम तो याद कर लो क्या, कि ओपन क्रॉस स्टॉफ से हम कितने डिग्री का एंगल डाल सकते हैं, यही क्वेश्चन आएगा। 90 डिग्री का राइट एंगल समकोण है ना, समकोण या राइट एंगल है ना। कैसे करते हैं भाई, जो आपकी सर्वे लाइन है अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो सर्वे लाइन से इसको इस तरह मिला देते हैं। इस सर्वे लाइन से मिलाने के बाद अगर मैं अपनी आंख को यहाँ ले जाके इधर से देखता हूं, तो यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई पेड़ है, तो इस सर्वे लाइन से ये पेड़ कितने डिग्री पर होगा, ये होगा 90 डिग्री पर। क्या आपने को कुछ समझ में आ रहा है। तो जो सर्वे लाइन होती है उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल डालने के काम में आता है। कौन, ओपन क्रॉस स्टॉफ। इसको ऐसे गाड़ देते हैं ना बेटा, सर्वे लाइन के ऊपर ऐसे गाड़ देते हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम आगे। तो आगे नाम दिया हुआ है, ये तो कौन सा हो गया बेटा, अभी जस्ट आपको बताया कौन सा, ये ओपन वाला है ना। ये कौन सा है, ये है फ्रेंच, फ्रेंच है ना, कौन सा है, फ्रेंच। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना। हम्म, ये थोड़ा सा ठीक नहीं बना हुआ है, इसको मैं अपने हाथों से बना देता हूँ, ज्यादा आपको समझ में आएगा। एक मिनट रुकना ना, डायग्राम थोड़ा सा हिला हुआ है, अपन बनाते हैं। ठीक है देखो, एक होल ये रहा, एक होल ये रहा, एक होल ये रहा, ऐसे जब सामने है तो ऐसे ठीक पीछे भी होंगे। तो अगर मैं बात करूं तो इससे हम कितने डिग्री का डाल सकते हैं, क्या कितने डिग्री का डाल सकते हैं बेटा, एंगल, एंगल की बात चल रही है ना। तो हम देखो इसको सर्वे लाइन पे इस तरीके से फिट कर देते हैं। हेलो, इस तरीके से, तो एक तो 90 डिग्री का, इधर से देखेंगे तो पीछे क्या लिखेगा अपने को, 90 डिग्री। और यहां से देखेंगे तो एक अपने को दिखेगा 45 डिग्री। हेलो, कुछ समझ में आ रहा अपने को, ज्यादा समझाने का वक्त नहीं है बेटा, जिस हिसाब से एग्जाम को टाइम बचा है फटाफट समझ लो, और नहीं हो तो याद कर लो क्या, कि जो फ्रेंच होता है, कौन सा गुनिया यंत्र, फ्रेंच क्रॉस स्टफ, या जिसे हम बोलते हैं गुनिया यंत्र। जो फ्रेंच क्रॉस स्टफ या स्क्वायर होता है उससे हम क्या करते हैं, कितने डिग्री का बेटा, 90 डिग्री एज वेल एज 45 डिग्री का एंगल सर्वे लाइन के ऊपर डाल सकते हैं। क्या आपने को समझ में आई, ये दूसरा है ना। तीसरे के ऊपर चलते हैं, ये है बेटा एडजस्टेबल, है ना। कौन सा है, एडजस्टेबल। हिंदी में बोलते हैं इसको समायोज्य। कौन सा, समायोज्य। क्या करता है ये, इसको ऊपर का जो पार्ट देख रहे हैं ये इस तरीके से रोटेट हो जाता है। तो आपको जितने डिग्री का भी एंगल डालना हो, हेलो, जितने डिग्री का भी एंगल डालना हो उसको उस तरफ पे सेट कर ले, ऊपर का ये रोटेट हो जाता है। तो समायोज्य से हम कितने, आल, आल मतलब सभी डिग्री के, भाई जितने डिग्री का भी एंगल डालना हो आप डाल सकते हैं, किससे, एडजस्टेबल क्रॉस स्टॉप से या समायोज्य गुनिया यंत्र से। अगला आता है जिसका क्वेश्चन आया हुआ है, और वो है ऑप्टिकल क्रॉस स्टॉप। उसी क्वेश्चन है ना रे, ये रहा, ऑप्टिकल स्क्वायर है, ऑप्टिकल क्रॉस स्टॉप। ये दिखने में कुछ ऐसा होता है, ये थोड़ा भी आड़ा रखा हुआ है, इसको सर्वे लाइन के ऊपर से गाड़ दिया जाता है। तो अगर आप इसकी संरचना देखोगे कि बनावट देखोगे, तो देखो ये एक त्रिकोण है, त्रिकोण मतलब ट्रायंगल शेप में बना हुआ है। हेलो, ट्रायंगल शेप में बना हुआ है। तो इससे क्वेश्चन दो आते हैं, उस क्वेश्चन को रट लो तुम, है ना। क्वेश्चन ये आता है कि इससे कितने डिग्री का एंगल डाल सकते हैं, तो बताना बेटा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल। हेलो, कितने डिग्री का एंगल डाला जा सकता है, 90 डिग्री का, ठीक है। और आता है कि इसकी जो दो आर्म है, आर्म मतलब दो भुजाएं, दिख रही है आपको ये दो तिरछी भुजाएं,
क्वेश्चन आता है कि इनकी जो दो आर्म है, दो भुजाएं जो कि इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है, ये कितने डिग्री पर है। तो पता होना चाहिए बेटा ये कितने डिग्री पर है, ये है 45 डिग्री पर, है ना। तो दो क्वेश्चन आते हैं कि भैया इससे अगर सर्वे लाइन पर एंगल डालना हो तो कितने डिग्री का, तब तो उत्तर आएगा बेटा 90 डिग्री का। लेकिन इसकी जो दो आर्म होती है, दो भुजाएं होती है, वो दो भुजाएं कितने डिग्री पर होती है, तो हमें पता होना चाहिए वो कितने डिग्री पर होती है, 45 डिग्री पर। क्या अपने को बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई हो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, हाँ भैया अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहाँ गया, पहले तो क्वेश्चन तो सोल्व करें। हाँ भैया, ऑप्टिकल स्क्वायर इज यूज्ड टू सेटिंग आउट राइट एंगल ऑन द लाइन। भाई किसी रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए, बिल्कुल सही बात है ना। तो यही उत्तर सही है, ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगला है क्रॉस स्टाफ इज मेड बाय। ये जो अभी बताया अपन ने किसके बने होते हैं, देखो किसके बने होते हैं भैया, ये तो सबके बने हो सकते हैं, है ना, ऐसा कुछ खास नहीं है। लेकिन जो है पुरानी बात चल रही है, तो पुराने जमाने में तुमने देखे होंगे ऐसे गुनिया यंत्र अपने को फेमस थे, सुतार लोग लेके आते थे, जो कारपेंटर है उनके पास लकड़ी का एक ऐसा रहता था, है ना। तो क्वेश्चन देखा जाए तो बेसिकली गलत है, पर इसने सही उत्तर माना बेटा, वुड, है ना। चलो बढ़ते हम आगे। आगे दिया लेंथ ऑफ ऑफसेट रोड। देखो फिर मैं बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम वालों ध्यान से बेटा, है ना, टर्म हो उनको अंग्रेजी में याद रख के ही जाना, निपट जाओगे नहीं तो, है ना। तो ऑफसेट रोड की बात करते हैं तो हम जानते हैं ऑफसेट रोड जो होती है वो होती है 3 मीटर की। अरे कितने मीटर की, 3 मीटर की। तो ऑप्शन में 1 मीटर है, 4 मीटर है, दिया ही नहीं है सही उत्तर तो, लेकिन ये लगाएंगे, लेकिन उत्तर तो ये भी गलत है। क्या सही आना चाहिए, 3 मीटर, है ना। 3 मीटर इसका सही उत्तर है। ये क्वेश्चन 2 बार आया है ना, एक आगे भी एक बार मिलेगा अपने को। चलो बढ़ते हम आगे। क्या बोल रहा है, हाँ देखो, तो ये जो है हमारे कोर्स की बात करें तो हमारे कोर्स में है बेटा जरीब सर्वेक्षण। कौन सा सर्वेक्षण, जरीब सर्वेक्षण, इसी को हम बोलते हैं चेन सर्वे। कौन सा सर्वे है, चेन सर्वे। और चेन सर्वे में कौन कौन से जो सहायक उपकरण हैं, या जो हम बोल सकते हैं साथ में रखते हैं, तो सबसे देख पहले तो ये जो दिख रही है आपको, इसे हम बोलते हैं खुटी। क्या बोलते हैं बेटा, खुटी या पेग, पेग या खुटी। इसकी लेंथ में बात करते हैं, इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ होती है बेटा 15 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ होती है, 15 सेंटीमीटर होती है। क्या काम में आती है, जो सर्वेक्षण रेखा होती है, अब लोगों को यही नहीं मालूम सर्वेक्षण रेखा किसको बोलते हैं, तो क्या मतलब जिंदगी में, भाई ये कोई एरिया है जिसका आपको सर्वे करना है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले दो मेन स्टेशनों का चुनाव करते हैं, और दो मेन स्टेशनों को दर्शाने के लिए जिसका यूज किया जाता है वो होता है पेग या खुटी, है ना। तो एक खुटी हम यहाँ गाड़ेंगे, दूसरी खुटी यहाँ गाड़ेंगे, है ना। तो ये हो गया खुटी का काम। तो खुटी का काम क्या है कि सर्वेक्षण रेखा, सर्वेक्षण रेखा किसे कहते हैं ये भी पता होना चाहिए, जिंदगी तो ऐसी ही बर्बाद है। ये देखो, 1 मिनट, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है आपको, दिख रही कि नहीं दिख रही है, दिख रही होगी, यही है आपकी सर्वेक्षण रेखा। इसी को आप बेस लाइन भी बोलते हैं, इसी को आप मेन लाइन भी बोलते हैं, इसी को आप आधार रेखा भी बोलते हैं, है ना। तो सब इसी के नाम है। तो इसके जो दो मुख्य सिरे हैं, इनको दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इस पेग या खूंटी का उपयोग किया जाता है ना। अब ये क्या दिख रहा है बेटा, ये जो है इसे हम बोलते हैं एरो। क्या बोलते हैं, एरो। हिंदी में बात करें तो सुआ। क्या होता है बेटा, सुआ। सुए की अगर मैं बात करूं तो यह, इसकी लेंथ कितनी होती है, तो बेटा इसकी लेंथ होती है 30 से 35 सेंटीमीटर। अरे कितनी होती है, 30 से 35 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। ये हो गया, आगे चलते हैं। आगे अपने पास दो प्रकार की रोड आ रही है। कितनी रोड आ रही है, दो। एक का नाम है बेटा रेंजिंग रोड, अंग्रेजी में ही याद करना है, हिंदी देश के वासियों, है ना। और एक है ऑफसेट रोड, है ना। तो ऑफसेट रोड की लेंथ तो हम जानते हैं कितने मीटर होती है बेटा, 3 मीटर होती है ना। और इसकी लेंथ की अगर बात करूं तो ये होती है
7 से 9 फीट, या हम बात करें 8 फीट, है ना। तो अपने को लेंथ याद रखनी है। रेंजिंग रोड में इस प्रकार का एक फ्लैग भी लगा होता है, ऊपर से नीचे काले पट्टे पुते होते हैं। इसमें ये जो तुमको दिख रहा है ये नोक वाला, इसमें आगे की तरफ नोक किस में होती है बेटा, ऑफसेट रोड में होती है। चलो, बताने को तो बहुत सारी चीजें, लेकिन क्या क्या बताए, तुम तो लेंथ याद कर लो और आगे बढ़ो। हाँ, बोले सर खूटी, खूब फिर से आ गए बेटा, ये खूटी नहीं है, इसे बोला जाता लेथ। ये जो दिख रही है आपको, इसे बोला जाता लेथ, ये हिंदी में बोले लट्ठा, है ना। इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई होती है 1 मीटर। तो लंबाई अपन याद कर लो कि सारी की सारी जो चीजें होती है उनकी लंबाइयाँ कितनी होती, बाकी सब ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ, करेक्ट क्वेश्चन सोल्व किया था अपन ने, हाँ कर लिया था। हाँ भैया, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सर्वे फील्ड बुक, है ना। हिंदी में पढ़ते हैं सर्वेक्षण क्षेत्र पुस्तक के मुख्य अवयव क्या है, हाउ, देख लेते क्या क्या मुख्य अवयव हो सकते हैं भैया। बोल रहे हैं नेम ऑफ द लोकेशन, नेम ऑफ द सर्वेयर, मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, नन ऑफ दिस। स्थान का नाम इंपोर्टेंट है, सर्वेक्षक का नाम ज्यादा इंपोर्टेंट है, माप और विवरण ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं, मतलब कि कंपोनेंट की उसको मेनली यूज ही क्यों किया जा रहा है ना। तो भाई स्थान का नाम तो ठीक है, सर्वेक्षक का नाम तो अपनी जगह है, लेकिन जो मेन काम है उसमें हम कर क्या रहे हैं, उसमें हम सर्वेक्षण के दौरान ली जाने वाली सारी की सारी मापे क्या कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं। समझ में आ रहा अपने को, सर्वेक्षण के दौरान जितनी भी मापे आती है ली जाती है वो किस में नोट करते हैं, हम प्रक्षेत्र पुस्तिका में नोट करते हैं। इस प्रकार से एक पुस्तिका होती है जो कि इस तरीके से लंबाई में खुलती है, आपको बताया था साइज वाइज सब कुछ बता दिया है। चलो बढ़ते हैं हम आगे। व्हाट इज द यूज ऑफ कंपास विच इज यूज्ड इन सर्वेइंग, है ना। कंपास, कंपास आप सभी लोगों ने देखा है, अगर आप सरकारी स्कूल के छात्र रहे हैं तो कक्षा 8वीं 9वीं में अगर लेब रही हो आपकी स्कूल में, तो वहाँ छोटे छोटे से कंपास रहते थे जिनको आप जेब में भर के ले आते थे घर पे। तो उसी कंपास की बात चल रही जो कि दिशा बताने का काम करते हैं। अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं तो बोले सर ये कौन है, वन ऑफ द माई फेवरेट कैरेक्टर इन वर्ल्ड, भाई ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा कंपास आपको ये क्या कर रहा है, देखो दिशा बताने का काम करता है ना। इसके दो सुइयां होती है बेटा, इस तरीके से, अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरीके से ये होता है। इसकी जो एक सुई है वो क्या बताती है बेटा, उत्तर दिशा बताती है ना। अगर ये अगली बार क्वेश्चन आ जाए तो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो बढ़ते हम आगे। तो कंपास का काम क्या है बेटा, दिशा बताना है ना। तो कहाँ है, टू मेजर द डेप्थ, क्या ये गहराई बताता है, नहीं भैया नहीं। स्लोप बताता, अरे नहीं भैया नहीं। ग्रेविटी, ना जी नाना। डायरेक्शन, बिल्कुल हाँ हाँ, डायरेक्शन मतलब दिशा बताने का काम करता है। बहुत ही आसान था और सस्ता क्वेश्चन था, जो चैप्टर को नहीं भी पढ़ के जाता वो भी बना के आ जाता। चलो अगला क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट सर्वेइंग इवन इन नाइट, अरे अंधारा होने पर भी आप सर्वे कर सकते हो, ऐसा कौन सा आइटम है। तो अंधारा होने पर मतलब कि रात्रि काल में भी निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेक्षणों को सरल बनाता है, तो कौन बनाता है भैया, कंपास। भैया जब अंधेरा है तो क्या दिखेगा, कहीं नहीं दिखने का अपने को। अनति, अनति मापी है भैया, ये कौन है, अरे इंक्लाइनोमीटर, प्रवणता मापी को बोल रहा है वो। जीपीएस सिग्नल, हाँ भैया, आप रात में भी देखते हो तो जीपीएस दिखाई देता है कि नहीं देता, जीपीएस हमेशा काम करेगा। काम तो कंपास भी करता है लेकिन रात में अपने को दिखाई नहीं देता ना, जीपीएस सारा बता देता है कि भैया आगे जाके इधर मोड़ है। कंपास ये थोड़ी ना बताएगा आगे जाके इधर मोड़ है, जीपीएस अपने को सब बता देता है, आगे जाओगे उधर मोड़ो सीधे निकलो। वो बात अलग है, कल कभी कभी तालाब में कुदा देता है, लेकिन काम में तो आता है कि नहीं आता है। हाँ भैया, चेन, चेन का तो काम बेटा दूरी को मापना होता है। आसान सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाओगे तो गलत करके आओगे, है ना। तो जीपीएस इसका सही उत्तर है। अब अगर आपने देखा होगा, देखो जीपीएस कैसे काम करता है, वही है कि सैटेलाइट की जरूरत तो सब में पड़ेगी, है ना। यहाँ से, है ना, ये हमको यहाँ रिसीव होता है और हम मोबाइल में क्या देखते हैं, सिग्नल कि कौन किधर क्या है। चलो आगे बेटा, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन एंड लेंथ, अच्छा
अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन एंड लेंथ ऑफसेट आर टू टाइप। टू, टू भी दे दिया एंड टाइप आर, ये टू नहीं आएगा मेरे हिसाब से, है ना। तो कितने टाइप के होते हैं बेटा, तो दो टाइप के होते हैं। अरे कितने टाइप के होते हैं, दो। दिशा और लंबाई के अनुसार ऑफसेट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। अब ऑफसेट क्या होता है ये समझते हैं। अब ऑफसेट को अच्छे से समझने के लिए अपने को समझना पड़ेगा पूरी सर्वे फील्ड को। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, कुछ है काम का आइटम। है ना, चलो ये हो गई सर्वे फील्ड आपकी। अब सर्वे फील्ड है तो सर्वे फील्ड पे सबसे काम, पहला काम ही क्या है बेटा, सबसे पहले तो दो मेन स्टेशनों का चुनाव कर लो। बोले ये हो गए दो मेन स्टेशन, बोले कि इनको मिला दो आपस में। तो आपस में मिलाने वाली जो रेखा होती है बेटा, उसी को हम कहते हैं सर्वे लाइन, बेस लाइन, आधार लाइन, मुख्य लाइन। तुमको जो जो सी लाइन बोलना हो वो सी लाइन बोलो, कोई समस्या नहीं। अब देखो, मान लो कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, पेड़ है। क्या है, पेड़। तो ये पेड़ इस सर्वे लाइन से कितनी दूरी पर है। हेलो, मैं फिर बोल रहा हूं कि ये पेड़ इस सर्वे लाइन, इस बेस लाइन से कितनी दूरी पर है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे और इससे क्या डालना पड़ेगा, एक लाइन डालनी पड़ेगी। और वो लाइन जो है, अगर हम, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये पेड़, ये पेड़ इस सर्वे लाइन से कितनी दूरी पर है, मैं लेंथ की बात कर रहा हूं, दूरी की, है ना। कितनी दूरी पर है ये देखने के लिए अपने को एक लाइन डालनी पड़ेगी, है ना। और ये लाइन अगर हम एकदम 90 डिग्री से डाल रहे हैं, कितने डिग्री से बेटा, 90 डिग्री से डाल रहे हैं। देखो ये कितने डिग्री का, अरे 2 मिनट, ये जो एंगल बनेगा ये अगर 90 डिग्री का है, कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो ये जो लाल कलर का आपको दिख रहा है ना, ये जो होगा, इससे, इसका ही नाम ऑफसेट है। इसका ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं ऑफसेट। और ये जो ऑफसेट होगा, इस ऑफसेट का नाम है परपेंडिकुलर। कौन सा ऑफसेट है बेटा, परपेंडिकुलर ऑफसेट। अब दूसरी बात मैं बताने की कोशिश करता हूं। ये लो, ये कलर, मान लो यहां पर कोई कुआं है। ये क्या है बेटा, कुआं। क्या है, कुआं। और उसकी दूरी आप मापना चाहते हो, कहां से, यहां से। तो यहां से आपने एक ऑफसेट और डाला और इस कुएं तक डाला। समझ में आया अपने को। तो अब जो एंगल बन रहा है वो क्या 90 डिग्री का होगा, बिल्कुल भी नहीं। अब ये भाई किसी थीटा डिग्री का हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री का होने वाला नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में इसका नाम होगा ओब्लिक, ओब्लिक ऑफसेट। मैं फिर से समझा रहा हूं, ये क्या है बेटा, ये तो हो गया पेड़, ये हो गया कुआं। जरूरी नहीं है कि पेड़ और कुआं ही होगा, कोई भी दूसरे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ केवल वही समझो। ऑफसेट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक है परपेंडिकुलर। सर हिंदी माध्यम वाले पे दया करो, हाउ। परपेंडिकुलर को बोलते बेटा लंबवत। कैसा बेटा, लंबवत। और ये ओब्लिक, इसे हम बोलते तिर्यक। क्या बोलेंगे, तिर्यक। तो दो प्रकार के ऑफसेट होते हैं, एक होता है लंबवत ऑफसेट और एक होता है तिर्यक ऑफसेट। लंबवत में हम क्या करते, देखो दोनों की जो मापे लेंगे ना, जो कोण डालेंगे, वो सर्वे लाइन या बेस लाइन से ही डालेंगे। अगर सर्वे लाइन से हम 90 डिग्री पर कोई आइटम देख रहे हैं, आइटम, आइटम नहीं ऑब्जेक्ट, अगर 90 डिग्री पर कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो वो जो ऑफसेट बनेगा उस ऑफसेट का नाम होगा परपेंडिकुलर ऑफसेट या लंबवत ऑफसेट। वहीं अगर इसको छोड़ के अगर हम कोई तिरछा या तिर्यक ऑफसेट लेते हैं तो उसी का नाम है तिर्यक या ओब्लिक ऑफसेट। थोड़ा बहुत भी कुछ समझ में आया अपने को। ऑफसेट रोड अलग थी, वो रोड थी बेटा, है ना, जो अभी अभी तुम डंडे देख के आ रहे थे। प्रभु जी कहाँ गए रे। हाँ, ये देखो ये ऑफसेट रोड है ना बेटा।
ये ऑफसेट अलग है। क्या आपने कुछ समझ में आ रहा? ये जो इनके बीच की दूरी वाला है ना, इनको बोला जाता है ऑफसेट। दो प्रकार के होते हैं, एक परपेंडिकुलर और एक ओब्लिक। परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं लंबवत, ओब्लिक को बोलते हैं तिर्यक। अपने को नाम याद करके जाना है, कितने टाइप के होते हैं ये भी याद करके जाना है ना। आगे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से ऑफसेट में हमको सबसे कम मापे लेनी पड़ती है, मतलब कि ग्राउंड पे सबसे कम मेजरमेंट लेना है। अगर हम ग्राउंड लेवल पे अगर इन ऑफसेट पर काम करने के लिए उतरेंगे तो सबसे कम माप हमें कहाँ लेना पड़ेगी? तो उसका उत्तर होता है बेटा परपेंडिकुलर ऑफसेट पर। क्यों? क्योंकि हमें बस केवल एक 90 डिग्री का सीधा सीधा चलते चले जाना है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आप तो केवल सिंपल भाषा में इतना समझ लो। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये तुम्हारे सिलेबस से फिर भी बाहर है। क्यों? क्यों? क्योंकि ये पार्ट बेटा सिविल इंजीनियरिंग का है ना। ये सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है, हमारा एग्रीकल्चर का इतना ज्यादा लेना देना इससे नहीं है। लेकिन क्वेश्चन आए हैं तो समझाना मेरी जिम्मेदारी है। चलो बढ़ते हैं आगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आया हो तो हे ईश्वर कहीं मत करना, ऐसे 3-4 बार, चार नहीं 10-12 बार ऐसे टेप करो या पीछे पीछे थोड़ा पीछे जाओ और वापस से समझो। ठीक है चलो। हाँ, among the following which is not, नोट बोला भी है ना, अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेक्षण के वर्गीकरण के तहत नहीं आता? मैं फिर बोल रहा हूँ कि सर्वेक्षण का वर्गीकरण आपको पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर बोल रहा हूँ उसमें से क्वेश्चन ही बाहर गया है। देखो, निम्नलिखित में से सर्वेक्षण के वर्गीकरण के तहत नहीं है। अब देखो ये बोला है कि मेराइन, ये होता है लैंड, एक होता है बेसमेंट और एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल। हेलो, बोले कि कौन सा सर्वेक्षण के तहत नहीं है। तो ये रहा सर्वेक्षण का पूरा क्लासिफिकेशन, है ना। आपको बुक में भी लिखा हुआ वो भी सही है, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस इधर हुए हैं क्लासिफिकेशन। फिर मैं फिर बोल रहा हूँ, सर्वेक्षण अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, अपने बुक में 2 से 3 पेज में मामला खत्म हुआ है। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है ना। नेचर ऑफ फील्ड सर्वे, कि किस फील्ड का सर्वे है उसके आधार पर है कि भैया लैंड सर्वे है कि मेराइन या समुद्र का सर्वे है। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे मतलब कि ये अंतरिक्ष सर्वे, इसको आप बोल सकते हैं जल या समुद्र, समुद्र का सर्वे है। और ये क्या है? भूमि सर्वेक्षण, है ना। तो एक तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। अगला क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है? देखो, इंजीनियरिंग सर्वे, माइन या मिनरल सर्वे, ये आपके इसमें दिया आर्कियोलॉजिकल, मिलिट्री सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे बुक में दिया हुआ है ना। अब देखो इसमें किसी में बेसमेंट नहीं है। बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के आधार पर, है ना, ये ऑब्जेक्ट के आधार पर था, ऑब्जेक्ट के, है ना। दिया हुआ है चेन सर्वे, कंपास सर्वे, प्लेन सर्वे, थियोडोलाइट सर्वे, टेक्योमेट्रिक सर्वे, फोटोग्राफिक सर्वेइंग, है ना। ये सारे के सारे दिए हुए। इसमें एक ये नया है, फिर बोल रहा हूँ कि ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ सर्वेइंग, भैया बाकी चीजें याद नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दो चीज जरूर से लिख लो, है ना। ये अपने नोट्स बुक में लिख लो, क्या? कि मेथड के आधार पर सर्वे के कितने प्रकार है। मेथड के आधार पर पहला क्या है? ट्राइंगुलेशन सर्वे, और एक है ट्रेवर्स सर्वे। फिर से बोल रहा हूँ, क्या? ट्राइंगुलेशन सर्वे और दूसरा क्या है? ट्रेवर्स सर्वे। अगर हम कोई सर्वे कर रहे हैं तो उस पूरे सर्वे को करने में हम इन्हीं दो मेथड का यूज करते हैं। पहला है ट्राइंगुलेशन सर्वे, दूसरा है ट्रेवर्स सर्वे। सर हम हिंदी मीडियम वाले क्या करें, मर जाएं? नहीं, मरना नहीं है, अपने को भी इसी में याद करना है। क्या? थोड़ी मेहनत लगेगी, ट्राइंगुलेशन सर्वे और एक होता है ट्रेवर्स सर्वे, क्योंकि ट्रेवर्स के ऊपर उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे मैं आपको बताऊंगा, अगली बार पूछ लेगा कि जो ट्रेवर्स है ये क्या है। बेटा एक मेथड है सर्वे की, ये अपने को पता होना चाहिए। चलो एक बार पढ़ लेना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम ऑप्शन को बाहर करें, है ना, तब भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन बन जाता पहले भी, बिना पढ़े भी। मतलब जो बिना एक्स्ट्रा पढ़े भी क्वेश्चन बन जाता। क्या हम समुद्र का सर्वे करते हैं नहीं करते? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। अब भूमि का सर्वे तो करेंगे ही करेंगे, तो ये तो होगा ही होगा। एस्ट्रोनॉमिकल भी होना ही चाहिए। अब देखो बेसमेंट सर्वे, बेसमेंट, अभी ऐसा कौन सा सर्वे होगा भला बेसमेंट सर्वे? नाम में ही कि बेसमेंट, तल घर का सर्वे कैसा होगा?
नहीं होता भैया तलघर का सर्वे, है ना। हाँ, तुम्हारे घर में अगर तलघर बना है, तुम्हारे कोई चीज रह गई हो, गुम गई हो, तो तुम जा सकते हो ढूंढने, लेकिन उसको सर्वे थोड़ी ना कहेंगे। ठीक है, तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग चाहिए रहेगा। और वो तुम एग्जाम में पहले ही, जो एग्जाम में एंट्री देते हैं, तो आधार कार्ड चेक करते हैं, और वो क्या बोलते हैं ना, कि भैया सारी जो फालतू की चीजें वो बाहर रख के जाओ। तो तुम बैग, घड़ी, दिमाग, ये सब बाहर रख देते हो, उसके बाद इंटर करते हो, तो समस्या वहीं हो जाती है। बेटा दिमाग को साथ में लेके जाना है। ठीक है, बोलते हैं ना कि सर एग्जाम में जाएंगे देने तो क्या क्या ले जाना है, तो सबसे पहला ही आइटम क्या है बेटा, दिमाग। दिमाग को ले जाना है साथ में, बाकी नहीं भी होगा चले जाएगा। चलो, तो ये सारी चीजें थी। हाँ, अगला है 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू, 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है। तो भैया 1 हेक्टेयर होता है 10,000 वर्ग मीटर के बराबर। किसके बराबर, 10,000 वर्ग मीटर के बराबर। अगला दिया हुआ है आपको, ये सारे आंकड़े अपने को याद होना चाहिए, जनरल नॉलेज के लिए याद कर लो, नहीं पीएटी के लिए तो कोई पूछ ले, है ना, एग्रीकल्चर के छात्र हैं। तो 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर, जी स्क्वायर मीटर है बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर, 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़। क्या भैया कितने एकड़, 2.47 एकड़। 1 एकड़ में 40-46 वर्ग मीटर, मैंने तो ऐसे ही याद कर रखा है। क्या, 40-46 वर्ग मीटर। 1 एकड़ में 40-46 वर्ग मीटर। वहीं 1 हेक्टेयर, एक एकड़ में अगर स्क्वायर फीट की बात करूं, वर्ग फीट की, तो 43,560 वर्ग फीट, है ना। और 1 एकड़ में ही अगर, बस इतना ही याद कर लो रे, इधर का नहीं भी याद करोगे ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को बस ऊपर ऊपर का याद हो जाए वही बहुत है ना। फिर से बोल रहा हूँ, 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर, 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़, 1 एकड़ में 40-46 स्क्वायर मीटर, 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट। हेलो, चलो बढ़ते हम आगे। अगला क्वेश्चन दिया है, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू चेक पॉइंट इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन इज, अब भी बता क्या है हमें, समान समस्तरीय सतह में बिंदुओं की जांच करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक ऑप्टिकल उपकरण है ना। तो ऑप्टिकल उपकरण बोला है, तो अब आधो लोगों को ध्यान लगे, अच्छा ऑप्टिकल, ऑप्टिकल, हाँ ये तो गुनिया की बात हो रही है। नहीं मुनिया, गुनिया की बात नहीं हो रही है, ये हम बात कर रहे हैं डंपी लेवल की, है ना। आपको अगर थोड़ा सा भी ज्ञान हो, तो मैंने अब भी बताया। किधर गया रे, हेलो 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 हेलो, ये रहा, है ना। देखो, ये क्या बोला रे हिंदी में उधर, सम स्तरीय जो भी बोला है ना बेटा, तो ये वो लाइन की बात चल रही है कि इसको ही बेस मानकर हम सारे के सारे आंकड़े ले रहे हैं ना। अगर आप देखें तो ये काम कौन कर रहा है, लेवल निकालने का, डंपी लेवल। किधर गया किधर गया किधर गया, देखो समान समस्तरीय सतह, डेटम की बात चल रही है, बिंदु की जांच करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक ऑप्टिकल उपकरण है, कौन है, डंपी लेवल। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। चलो, द यूजुअल लेंथ ऑफ ऑफसेट रॉड, द यूजुअल लेंथ ऑफ ऑफसेट रॉड, क्या बोला भाई, ऑफसेट रॉड की सम, अब भी बताया, अब भी वहां पर लिखा हुआ था 4 मीटर, लेकिन आपने उसको सही भी किया था, कितने मीटर होती है, 3 मीटर, ये रहा सही उत्तर। चलो आगे बढ़ते हैं। द नहीं है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू, कर अभी तो पढ़ क्या रहे, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, 2.47, यही तो पढ़ा था ना। कहाँ है भैया, किस, ये रहा, 4-7 तो है ही नहीं, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये रहा 2.5, 4-7 को हम 5 भी लिख सकते हैं, 47 को 50 करने में क्या दिक्कत है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ ऑफसेट इन्वॉल्व लेस मेजरमेंट ऑन द ग्राउंड, फिर ऑफसेट का क्वेश्चन आया। कहने मैंने बताया था ना, ऑफसेट के निम्नलिखित तरीकों में से किसमें जमीन पर कम माप शामिल है, कम माप शामिल है, मैंने उस टाइम बता दिया था, कौन से, परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर, या जैसे हम बोलते हैं लंबवत। बोले सर आपको तो पता है कि आगे आप ये क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए आपने बता दिया। जब
तो बताया नहीं होगा जब ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, हाँ भाई सही बात है नहीं बताया, ऐसे तो हमने बहुत सारी चीजें नहीं बताई। तो क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर आ जाता है बाहर, है ना। हमारी 200 नंबर की क्या है, एग्जाम है बेटा। इस 200 नंबर में से अगर 15-20 नंबर का पेपर अगर बाहर जाता भी है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 170-180 नंबर का तो आ रहा है ना, उस 180 को सही कराओ, उसके बाद में भी आप रैंक लगा सकते, पहली रैंक। बस समस्या वही है ना, छात्र के साथ समस्या क्या है कि उसका दिल ये नहीं मानता कि नहीं मेरे नोट्स में से 180 क्वेश्चन आए, मैं उनको सही करने की कोशिश करूं। बाहर से आए ना सर, बाहर से देखो, बाहर से आया क्वेश्चन। अरे तो आएंगे भैया, व्यापम की एग्जाम है, एनटीए की एग्जाम तो है नहीं, नीट जेई कि उनका फिक्स है कि पूछेंगे तो एनसीईआरटी में पूछेंगे, नहीं तो नहीं पूछेंगे, है ना। अगर ऐसा रहे तो अपने इसमें पूरे पूरे नंबर आ जाए। लेकिन व्यापम है, और व्यापम में कोई नंबर ला के बताए 200 में से 200, बिना पेपर खरीदे, है ना, पेपर खरीद के ला सकते हैं, बिना पेपर खरीदे अगर कोई ला के बताए तो माने, है ना। उनको तो फिर भगवान की कैटेगरी में रखना चाहिए। चलो, हाँ भैया, तो वही बोला है कि कम माप किस में लेना पड़ता है, लंबवत ऑफसेट की, है ना। ये तिरछी ऑफसेट वही है ना, तिर्यक जिसको हमने बोला था, ओब्लेक। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन पर। कितना टाइम हो गया, वो तेरी 41 मिनट हो गए। ड्यूरिंग सर्वे द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिकॉर्डेड इन फील्ड बुक। मतलब फील्ड बुक में क्या क्या नोट करते हैं, जो प्रक्षेत्र पुस्तिका होती है उसमें क्या क्या नोट करते हैं। सर्वेक्षण के समय निम्नलिखित सूचनाओं फील्ड बुक में अंकित करनी चाहिए। हाउ, सर्वेक्षण के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को नोट करना चाहिए, बिल्कुल माप है। तारीख, तारीख भी नोट करनी चाहिए, क्यों नोट करे, दोनों चीजें कहाँ है रे, दोनों एक तथा दो, इसका सही उत्तर आएगा बेटा दोनों, दोनों दोनों। चलो, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ गंटर चेन, देखो मैंने बताया ना गंटर, जैसे ग दिखे ना, ये ग नहीं दिख रहा बेटा, ग आप भी दिखेगा, रुको। अरे किधर गया, ये देखो, ये दिख रहा है अपना ग। जब भी सब गंटर चेन दिखे तो उसे आगे वाले को पकड़ो, यहाँ से इसकी टांग तोड़ो और दोबारा से पलटी मार दो, है ना। तो गंटर चेन की लंबाई कितनी हो गई बेटा, 66 फीट, है ना। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता रहता है, तो 66 जहां भी है उत्तर लगा लेना। कहाँ है, ये रहा, ठीक है। चलो, बढ़ते हम आगे। क्या बोला है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर सेटिंग राइट एंगल इन द फील्ड ड्यूरिंग सर्वे। ओके, सर्वे के दौरान उचित कोण बनाने के लिए उपयोगी यंत्र पूछा है। ग्रोस, ग्रोस नहीं बेटा, ये क्रॉस है ना, ग्रोस नहीं है, क्रॉस है, गुनिया जिसको बोलते हैं, हाँ गुनिया की यूज होता है। हाउ, ऑप्टिकल स्क्वायर हाउ, प्रिज्म गुनिया हाउ, हाउ हाउ हाउ, सभी में हाउ। ओके, है ना। चलो, अगला क्वेश्चन है, मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग, कि भाई जो ऑब्जेक्ट सर्वे कर रहे हो उसका उद्देश्य क्या है। नक्शा बनाना, हाँ। सिंचाई नाली एवं नहरें बनाना, हाँ। रोड बनाना, हाँ। भाई किसी खनिज का पता लगाना, हाँ। कोयले का पता लगाना, हाँ। जो बोले हाँ हाँ हाँ। चलो, तो ये हमारा सर्वे का चैप्टर था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। 43-44 मिनट का वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन अगर इनसे आसपास से आए तो अपने गलत नहीं जाएंगे इस लेक्चर के बाद में। कोई नया आइटम डाला तो उसकी कोई गारंटी नहीं है ना। क्या है, नए पीस का तो कोई बोल ही नहीं सकते ना। चलो, तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए क्या आप अपने आसपास साफ सफाई रखिए, ऐसा बोलना जरूरी है क्या, नहीं है। तब तक के लिए पढ़ाई करें, और देखते रहे स्वराज कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, पसंद आए तो मित्रों को भेजें ताकि उनके भी एक दो नंबर बढ़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।